तो हेलो बच्चों, ठीक है, वेलकम टू माय चैनल #IIT वाला। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको बताया था, तो आज हम स्टार्ट करेंगे, नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे आपका क्लास ट्वेल्थ की फिजिक्स। तो क्लास 12 की आज हम फिजिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ से आपको एक बात ध्यान रखना है, क्लास 12 फिजिक्स आपको पता है, आप नेक्स्ट ईयर आप नीट का एग्जाम दोगे। फर्स्ट बात ये होगी, ठीक है। सेकंड बात, आप में से कई ऐसे होंगे जो IIT JEE मेन भी देंगे और JEE एडवांस भी देंगे। तो मैं आपको 12th के लेवल के हिसाब, मतलब जो आपका CBSE का एग्जाम होगा उसके हिसाब से ही पढ़ाऊंगा, और आपके नीट और IIT का सिलेबस भी यहीं कवर करूंगा। मतलब कि नीट और IIT का सिलेबस भी यहीं आपको साथ ही साथ में कवर होते रहेगा। पहली बात यहाँ से ये आपको ध्यान रखनी है, मतलब मैं आपको पढ़ाऊंगा इस हिसाब से कि आपका नीट और IIT का सिलेबस भी साथ साथ कवर होते रहे, और हैंड टू हैंड मैं आपको नोट्स भी रिटर्न करवाते रहूँगा। जिसको नोट्स जो लिखने में प्रॉब्लम है, जो बच्चा ना लिख पाए नोट्स, तो वो बात आपको ध्यान रखनी है। वहाँ पर मैं आपको नोट्स का लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से नोट्स जाकर डाउनलोड भी कर सकते हो। दूसरी बात बताता हूँ, कुछ पोर्शन डिलीटेड पोर्शन भी हैं। कुछ पोर्शन ऐसे हैं जो आपको पता होगा 30% सिलेबस जो वो डिलीट हो चुका है। तो कुछ पोर्शन, वो पोर्शन जब 30% सिलेबस डिलीट हो चुका है, तो यहाँ से जब टॉपिक पढ़ेंगे तो डिलीटेड पोर्शन भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि वो आपको काम आएंगे। नीट और IIT में डिलीटेड पोर्शन आपके काम आते हैं, तो मैं आपको डिलीटेड पोर्शन भी क्या करूँगा, पढ़वाऊंगा, ताकि आपके नीट और IIT में जाके आप क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाओ। लेकिन जो CBSE वाले स्टूडेंट हैं, मैं वहाँ आपके बता दूंगा पढ़ाते समय कि आपका पोर्शन डिलीट हो चुका है। तो CBSE में जो पेपर देने जा रहे हैं वो ना पढ़ें, लेकिन नीट और IIT अगर आप अपना फॉर्म भरोगे नेक्स्ट ईयर या नीट IIT आप दोगे, तो आपको पढ़ना कंपलसरी है। वैसे भी 30% डिलीटेड क्वेश्चन है। अगर मैं टॉपिक 1 की बात करूँ, जो आज हम स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड चार्ज, जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, तो वहाँ पर केवल 1 या 2 टॉपिक ही हैं जो डिलीट हैं। तो मैं आपको डिलीटेड क्वेश्चन पढ़ाऊँगा आपको, लेकिन साथ साथ में आपको बताते भी रहूँगा कि ये क्वेश्चन डिलीट हो चुका है आपका, ठीक है, ताकि आप उसे उसी हिसाब से पढ़ो या ना पढ़ना, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो नीट और IIT के लिए अगर आपको पढ़ना पड़ेगा, तो मैं आपको पढ़ाते रहूँगा साथ साथ में। नीट और IIT पूरा सिलेबस चलेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी हैंड टू हैंड कराऊंगा, बस नोट्स ध्यान से लिखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक फिजिक्स का। तो हेडिंग लिखिए इलेक्ट्रिकल, हेडिंग लिखिए इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो बेटा एक छोटी सी बात से स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो बेसिक मैं आपको बताना चाहूँगा सबसे पहले कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या होता है बेटा। अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बात करूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रो का बेटा आपको बताना चाहिए। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, सिंपल सी भाषा में। दूसरी बात, स्टैटिक का मतलब होता है एट रेस्ट, या आप पढ़ भी चुके होंगे मैकेनिक्स में, ठीक है। तो कभी भी हम लोग इलेक्ट्रॉन की स्टडी कर रहे होंगे एट रेस्ट पे, तो मैं क्या कहूँगा, मैं इलेक्ट्रोस्टैट कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। तो इसका मतलब मैं इलेक्ट्रॉन की स्टडी कर रहा हूँ। किसकी स्टडी कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ रहा हूँ। मैं किसके बारे में पढ़ रहा हूँ, मैं इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ रहा हूँ। कैसे, एट रेस्ट। तो स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट, वो मेरी क्या होगी, इलेक्ट्रोस्टैट। तो लिखो इस बात को, लिखो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deal with the branch of physics which deal with the study of चार्ज। बेटा इलेक्ट्रॉन है क्या, चार्ज ही, अभी डिटेल में बताऊंगा इसके बारे में आपको। तो स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। तो फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें मैं क्या करूं बेटा, जिसमें मुझे पढ़ना है चार्ज के बारे में, लेकिन चार्ज किस पे होगा, रेस्ट पे होगा।
ठीक है, ये बात समझ में आती है यहाँ से। दूसरी बात बताता हूँ बेटा। दूसरी बात, जैसे आपको पता है कि पहली चीज जो यहाँ पे चार्ज ही पढ़नी है, तो हेडिंग लिखो बेटा। एक और बात यहाँ समझा देता हूँ बेटा आपको मैं, इलेक्ट्रिकल चार्ज में मैं आपको कितने चीज पढ़ाऊंगा। इलेक्ट्रिकल चार्ज के इलेक्ट्रोस्टैट से पूरे आपको क्या पढ़ना है बेटा, एक यहाँ पर आपको चार्ज पढ़ना है, दूसरा यहाँ पे आपको फील्ड पढ़ना है, तीसरा यहाँ पे आपको पोटेंशियल पढ़ना है, यहाँ पे आपको एक चीज पढ़नी है फ्लक्स, कैपेसिटेंस, पोलराइजेशन। मतलब 1 2 3 4 5 6 ये 6 फिनोमिना हैं जो आपको पढ़ने हैं। तो मैं ये भी कह सकता हूँ इलेक्ट्रोस्टैट्स क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैट्स वो ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें मैं चार्ज और चार्ज से रिलेटेड या चार्ज से ऑब्टेन होने वाले फिनोमिना के बारे में पढ़ता हूँ। तो इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ चार्ज एंड रिलेटेड इट्स फिनोमिना, जो उससे संबंधित फिनोमिना है। तो यही पूरा इलेक्ट्रोस्टैट्स है। लगभग चैप्टर 1 और चैप्टर 2 आपका पूरा यही इलेक्ट्रोस्टैट्स पूरा चलेगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लिखो, सबसे पहला क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल चार्ज। हेडिंग लिखो इलेक्ट्रिकल चार्ज या इलेक्ट्रिक चार्ज। बात सही नहीं है तो हेडिंग लिखो इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है बेटा, तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है बेटा, या सिंपल सी बताऊँ चार्ज क्या होता है बेटा। एक्चुअली बात क्या होती है, लेट से एग्जांपल के तौर पे आपके पास कोई बॉडी है, इस बॉडी का नाम दे दिया मैंने, ये बॉडी है ए, ठीक है। दूसरी बात करूँ, दूसरी मेरे पास ये कोई बॉडी है बी बॉडी है बेटा। इस बॉडी के पास अपने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होंगे ए बॉडी के पास। सिमिलरली दूसरी बॉडी है बी, इसके पास भी अपने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होंगे। तो ए बॉडी क्या करेगी, ए बॉडी बी बॉडी को क्या करेगी बेटा, एक फोर्स एक्सर्ट करेगी, एक फोर्स क्या करेगी उसके ऊपर लगाएगी। इसी प्रकार बी बॉडी के पास भी एक टेंडेंसी है जिसकी वजह से वो बी बॉडी दूसरी बॉडी के फोर्स लगाएगी। तो चार्ज क्या होता है बेटा, चार्ज इज नथिंग, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी बाय वर्च्यू इट एक्सर्ट अ फोर्स। मतलब चार्ज क्या होता है, किसी बॉडी की वो प्रॉपर्टी, किसी बॉडी की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो एक बॉडी किसी दूसरी बॉडी पर एक फोर्स लगा सके। क्या लगा सके बेटा, एक फोर्स लगा सके। तो चार्ज इज नथिंग, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी बाय वर्च्यू इट एक्सर्ट अ फोर्स अदर बॉडी। अब जो वो बॉडी होगी, वो बॉडी की अगर मैं बात करूं, जैसे कि एग्जांपल ये बॉडी इस बॉडी पर फोर्स लगाएगी, या तो ये बॉडी इस बॉडी पर फोर्स लगाएगी। अब जो ये फोर्स होगी बेटा, ये फोर्स एट्रैक्टिव भी हो सकती है नेचर में, ये फोर्स रिपल्सिव हो सकती है, डिपेंडेंट अपॉन की बॉडी का नेचर क्या है। मतलब वो चार्ज जो है, वो चार्ज पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। तो डिपेंडेंट अपॉन चार्ज नेगेटिव और पॉजिटिव है, उसके हिसाब से बॉडी क्या करेगी, दूसरी बॉडी पे क्या लगाएगी, फोर्स लगाएगी। तो किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो क्या कर सके, किसी दूसरी बॉडी पर फोर्स लगा सके, या तो वो अट्रैक्टिव फोर्स हो या तो वो रिपल्सिव फोर्स हो, डिपेंडेंट अपॉन नेचर ऑफ द बॉडी। तो चार्ज क्या होता है, तो लिखो चार्ज के अंदर, चार्ज में लिखो चार्ज इज द प्रॉपर्टी, चार्ज में लिखो चार्ज इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद मैटर, एसोसिएटेड विद मैटर, चार्ज इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद मैटर ड्यू टू विच it produce a experience electrical and magnetical effect. Produce electrical and magnetical effect. और करके लिखो इसी बात को। तो मैंने इसी बात को दूसरी तरह से भी लिखवा दिया है कि चार्ज क्या होता है बेटा। चार्ज कोई भी वो चीज होती है जो कि मैटर के साथ में आती है, मैटर के साथ होती है, और साथ ही साथ में मैंने आपको क्या बताया, और साथ ही साथ में मैंने आपको ये भी बताया है जो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिकल फील्ड जैसे फिनोमिना क्रिएट भी करती है। यहाँ पे और करके भी लिख सकते हो, लिखो चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी, चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी बाय वर्च्यू, चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी बाय वर्च्यू इट अट्रैक्ट और रिपेल, इट अट्रैक्ट और
repel other body, it attract or repel other body with a force, with a force is known as with a force, with a is known as force. These force may be attractive or repulsive in nature, may be attractive or repulsive in nature, dependent on nature of the charge. तो बेटा क्या होता है इलेक्ट्रिकल चार्ज? कुछ नहीं, प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से कोई एक बॉडी किसी दूसरी बॉडी पे क्या लगाएगी बेटा? फोर्स लगा सकेगी. अब ये फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है, डिपेंडेंट अपॉन नेचर ऑफ द चार्ज. दूसरी बात बताता हूँ मैं आपको. दूसरी बात ये होती है ऑरिजिन ऑफ चार्ज. हेडिंग लिखो, ऑरिजिन ऑफ चार्ज. ऑरिजिन ऑफ चार्ज. ऑरिजिन ऑफ चार्ज क्या था? हेडिंग लिखो, ऑरिजिन ऑफ चार्ज. ठीक है, तो मैं ऑरिजिन ऑफ चार्ज की जब मैं बात करता हूं तो आपको पता है कोई भी जो आपको बॉडी दे रखी है, कोई भी जो आपका एटम है आपके पास, वो एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है. ठीक है, आपको ये पता है कि एवरी एटम जो है, कोई भी एक सिंगल एटम है, कोई सिंगल एक बॉडी जो है वो क्या है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है. तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब ये होता है कि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो बराबर है नंबर ऑफ प्रोटॉन. ये मतलब होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का. अब क्या होता है, कोई चार्ज की स्टार्टिंग कैसे होती है? वही बॉडी जो आपके पास कैसी है, वही बॉडी जो आपके पास इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, या जो आपके पास जो एटम है उस एटम की बात करूं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, आपको पता है. ठीक है, अब मैं इस इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बॉडी को कुछ अमाउंट ऑफ क्या दूंगा? कुछ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन दूंगा, या इसको मैं कुछ अमाउंट ऑफ प्रोटॉन भी क्या कर सकता हूँ? दे सकता हूँ. ठीक है, तो किसी बॉडी को जब मैं अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन देता हूँ या अमाउंट ऑफ प्रोटॉन देता हूँ, जब मैं उसको अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन दूंगा तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ इसके पास प्रोटॉनों की क्या होगी? कमी होगी. जब मैं प्रोटॉन दूंगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे? उसके पास डिक्रीज होगी, क्योंकि वो बैलेंस करना चाहेगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू प्रोटॉन करना चाहेगी. ठीक है, तो इसी वजह से वो एटम जो होगा वो इलेक्ट्रिकली क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा. इलेक्ट्रिकली डिस्टर्ब होने के बाद में वो चार्ज का ओरिजिन बन जाता है. वो क्या बन जाता है? वो बाद में आके चार्ज बन जाता है. तो सिंपल सी भाषा में चार्ज का ओरिजिन जो होता है वो किसी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बॉडी या कह सकते हैं हम लोग एटम से होता है. उसको जब मैं डिस्टर्ब कर देता हूँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन दे के उसको डिस्टर्ब कर देता हूँ उसकी ज्योमेट्री को, तो ओरिजिन ऑफ चार्ज होता है. बात समझ में आई? तो लिखो इस बात को, लिखो. इट इज नोन दैट एवरी एटम इज, इट इज नोन दैट एवरी एटम इज, every atom is electrically neutral, every atom is electrically neutral, every atom is electrically neutral, electrically neutral, containing as many number of electron, containing as many number of electron and proton in the nucleus, and proton in the nucleus. लिख लिया? आगे लिखो. चार्ज पार्टिकल कैन बी, एक और बात लिखो, निकलो लिखो. चार्ज पार्टिकल कैन बी क्रिएटेड बाय, चार्ज पार्टिकल कैन बी created by can be created by disturbing neutrality, disturbing neutrality of an atom, of an disturbing neutrality of an atom, of an atom. Loss of electron gives, loss of electron gives positive charge. तो बेटा जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या देगा? मैं वो पॉजिटिव चार्ज देगा. तो उस केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन
ग्रेटर देन होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। लिख लो बेटा इस बात को, हैज number of proton greater than number of electron, and again electron gives negative charge then number of electron greater than number of proton। ये बात ध्यान रखनी है आपको। लिखो नंबर ऑफ आगे लिखो उसके बाद में टू अ पार्टिकल लिख लिया। एक और आपको यहां से बात बताता हूं बेटा। अब आपको पता है, जैसा मैंने आपको बताया, जो चार्ज होता है बेटा, चार्ज एसोसिएटेड विद मास। क्या बताया मैंने आपको? जो मेरे पास चार्ज होगा बेटा एसोसिएटेड विद मास, इसका मतलब चार्ज जो है वो एसोसिएटेड होता है बेटा किससे? मास से। तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा? इसका मतलब ये हो गया, लेट्स से एग्जांपल से समझाना चाहूँ बेटा आपको। ये कोई बॉडी है, ये भी न्यूट्रल बॉडी है। कैसी बॉडी है ये? न्यूट्रल बॉडी है। कोई दूसरी बॉडी है, ये कोई दूसरी बॉडी है, मैंने मान लिया इस पे नेगेटिव चार्ज है, और ये कोई तीसरी बॉडी है, ठीक है। अगर मैं मानूँ इसके ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। मैं न्यूट्रल बॉडी का मास अगर m कह दूं, ठीक है, तो ध्यान रखना, न्यूट्रल बॉडी का मास मैं m कहूं तो मास जो होता है न्यूट्रल बॉडी का ज्यादा होता है किससे? मास m डैश से। इसी प्रकार जो न्यूट्रल बॉडी का जो मास होता है वो क्या होता है? कम हुआ किससे? मास नहीं। इसका मतलब एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी का मास ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू न्यूट्रल बॉडी, और एक न्यूट्रल बॉडी का मास ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू। बात समझाई? ठीक है, तो ये बात आपको नोट में लिखना है। लिख लो, इस बात को उतार लो, उतारो फटाफट। आगे लिखो, इसके आने बताता हूँ। तो आगे देखो, नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट बताता हूं मैं आपको। तो नेक्स्ट बेसिक से स्टार्ट करते हैं आगे से, और थोड़ा सा और बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे आपको पता है, फिर हम थोड़ा चार्ज के बारे में पढ़ लेते हैं। आपको पता है चार्ज जो होता है हमारा, सिंपल से अगर मैं कहना चाहूँ, आपको बताना चाहूँ, तो चार्ज क्यू से डिनोट करते हैं। तो बेंजियम नाम के एक साइंटिस्ट का, उनका नाम था बेंजियम फ्रैंकलिन। क्या नाम था? बेंजियम फ्रैंकलिन। स्पेलिंग बहुत लंबी है, नहीं आती लिखना है। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने पहली बार ये बताया था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज। पहला चार्ज वो होता है, या तो सेम चार्ज होंगे या तो अपोजिट नेचर में चार्ज होंगे। तो उन्होंने क्या कहा था, जो सेम चार्ज होंगे वो क्या करेंगे? सेम चार्ज आर रिपेल ईच अदर। सिंपल सी भाषा। और जो डिफरेंस चार्ज होंगे, मतलब एक माइनस का होगा, एक प्लस का होगा, एक प्लस का होगा, एक माइनस का होगा, वो तो क्या करेंगे? वो अट्रैक्ट ईच अदर। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यही पर्सन, यही बंदा वो था, यही बंदा वो साइंटिस्ट वो था जिसने पहली बार बताया था कि चार्ज होते हैं वो दो टाइप के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव जो होंगे रिपेल करेंगे हमेशा, और पॉजिटिव नेगेटिव होगा वो क्या करेगा? हमेशा अट्रैक्ट करेगा। तो लिखो, इसके बारे में लिखो बेंजामिन फ्रैंकलिन इंट्रोड्यूस टू टाइप ऑफ चार्ज। बेंजामिन फ्रैंकलिन इंट्रोड्यूस टू टाइप ऑफ चार्ज, namely positive charge and negative charge. Namely positive charge and negative charge. Based on
फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड अपॉन फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस बाय रबिंग टू अनलाइक ऑब्जेक्ट सच एज एम्बर एंड वुड। तो ये आप एनसीईआरटी में लाइन है, देख लेना, पढ़ लेना, कोई ज़्यादा खास नहीं है। प्रोड्यूस बाय रबिंग टू अनलाइक ऑब्जेक्ट सच एज एम्बर एंड वुड। ठीक है, आगे लिखो, इसके बाद में अगले पॉइंट से लिखो। टाइप्स ऑफ चार्ज। देयर आर टू टाइप ऑफ चार्ज। ए पार्ट में लिखना पॉजिटिव चार्ज एंड बी पार्ट में नेगेटिव चार्ज। आगे लिखो सेम चार्ज, जैसे हम लोग बोलते हैं लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्ज और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। हो गया बच्चों? तो इसके बाद में नई हेडिंग यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ। हेडिंग लिखो यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला। यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्ज। तो सबसे पहले बात करते हैं कि करके आपने 10th क्लास में होगा, आपने पढ़ा होगा I इक्वल टू क्यू अपॉन में T। तो यहां से बात करें अगर हम लोग Q इक्वल टू हो गया I T, सही बात है। तो चार्ज की यूनिट क्या हो गई? इसके लिए एम्पियर, इसके लिए सेकंड। एम्पियर पर सेकंड इसे हम लोग कूलम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कूलम। तो चार्ज की एसआई यूनिट क्या हो गई? चार्ज की एसआई यूनिट हो गई एम्पियर सेकेंड, या दूसरी भाषा में हम लोग बोल रहे हैं कूलम, डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर C। पहली बात तो इसकी एसआई यूनिट क्या हो गई? लिखो द एसआई यूनिट एम्पियर इनटू सेकेंड और कूलम। देखो दूसरी बात लिखो स्मॉलर एसआई यूनिट, इसकी जो और होती हैं स्मॉलर एसआई यूनिट, वो क्या होती हैं? स्मॉलर एसआई यूनिट और भी होती हैं इसकी यूनिट, जैसे हम लोग बोलते हैं मिलीकूलम, माइक्रोकूलम, नैनोकूलम। ये कुछ स्मॉलर एसआई यूनिट इसकी हैं। बात समझ में आई? दूसरी बात करते हैं इसकी सीजीएस यूनिट की। किसकी बात करते हैं? सीजीएस यूनिट की। तो जब मैं सीजीएस यूनिट की बात कर, लिखो द सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज इज स्टेट कूलम। स्टेट ऐसे लिखना है STAT स्टेट कूलम। द सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज इज स्टेट कूलम। और इसे एक और चीज बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। स्टेट कूलम का एक और नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट ऑफ चार्ज, इसे ESU भी बोलते हैं। लिख लो, लिख लिया? तो ये आपको याद रखना है कि 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ ESU या स्टेट कूलम। ये बात याद रखो, लिख लो, इस बात को नोट में काम आएगी। हो गया? बात करते हैं इसके डायमेंशनल फॉर्मूले की। तो आपको पता है I इज इक्वल टू क्या हो गया? Q अपॉन में T। तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? AT। ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। लिखो, इस बात को भी काम आएगा। हो गया? नोट में कुछ बातें आपको जब न्यूमेरिकल करवाऊंगा आपको, तब न्यूमेरिकल में आपको बताऊंगा ये बात कि 1 मिली कूलम इज इक्वल टू 10⁻³ कूलम और 1 माइक्रो कूलम इज इक्वल टू 10⁻⁶ कूलम।
ये बात याद रखना है। एक और याद रखो कि 1 नैनो कूलम इज इक्वल टू 10 की पावर -9 कूलम। ये 3 बातें याद रखो, काम आएंगे आपके तीनों। हो गया। अब कुछ यहाँ से बात है जो आप कंपटीशन में ज्यादा पूछी आती है फोकस में, तो लिखो स्पेशल पॉइंट फॉर नीट और जेई। नोट्स में लिखो स्पेशल फॉर नीट एंड JEE। ठीक है, तो यहां से स्पेशल पहला पॉइंट बेटा पहले बताता हूं, जो 2 टाइप ऑफ चार्ज होते हैं पर्सन थे डिफॉग, कोई से डुफॉग पढ़ता है, कोई डिफॉग पढ़ता है, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होती है, आप क्या पढ़ना चाहो वो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो यही वो पर्सन थे या यही वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया था कि एग्जिस्ट करते हैं 2 टाइप के चार्ज। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने उनके बारे में बताया था कि उनका नाम सेम चार्ज होता है, लाइक चार्ज होता है, लाइक चार्ज होता है, लेकिन इन्होंने बताया था कि एग्जिस्टेंस होती है 2 टाइप की चार्ज की, वो यही पर्सन थे। पहला पॉइंट लिखो इस बात को, लिखो इस बात को, द एग्जिस्टेंस ऑफ 2 टाइप ऑफ चार्ज वाज डिस्कवर, the existence of 2 type of charge was discovered by Duffog। लिख लिया। दूसरी बात, हो गया। बेटा यहाँ से बताता हूँ दूसरी बात मैं आपको, जो मैंने आपको पहले पढ़ाया ESU, ये चार्ज की यूनिट होती है, आपको पता है। इसी प्रकार फैराडे, ये भी क्या होती है, चार्ज की ही यूनिट होती है। तो यहाँ से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट या स्टेट कूलम जिसे हम लोग बोलते हैं, इट इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। दूसरी बात, फैराडे क्या होती है, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, इसके बारे में लिख लो, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। एक रिलेशन याद रखना कि 1 फैराडे इज इक्वल टू 96500 कूलम के इक्वल होता है। 1 फैराडे इक्वल टू 96500 कूलम। लिख लिया, तो लिखो ESU इज a smallest unit of charge। सेकेंड पॉइंट पे लिखना ESU is the smallest unit of charge, whereas Faraday is the largest unit of charge। और 1 Faraday is equal to 96500 कूलम। थर्ड पॉइंट लिखो बेटा इसके अंदर, थर्ड पॉइंट लिखो, थर्ड पॉइंट लिखो द ESU ऑफ चार्ज ऑल्सो स्टेट कूलम। ध्यान रखना, जो आपको मैंने अभी आपको बताया ESU, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेट कूलम भी कहते हैं। तो लिखो द ESU ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज, इज ऑल्सो कॉल्ड स्टेट कूलम, और फ्रैंकलिन भी बोलते हैं इसे, हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रैंकलिन। तो लिखो द ESU ऑफ चार्ज इज ऑल्सो कॉल्ड स्टेट कूलम और फ्रैंकलिन। ठीक है, एक और यूनिट होती है EMU। क्या होती है, EMU, ये भी एक चार्ज की यूनिट है। ठीक है, तो लिखो रिलेशन बिटवीन ESU एंड EMU, इनमें रिलेशन क्या होता है। तो ध्यान रखना, EMU ऑफ चार्ज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्ट नीट में आपसे पूछा जा सकता है। अपॉन में ESU ऑफ चार्ज इज इक्वल टू 3 into 10 की पावर 10, ये रिलेशन होता है। 1 मार्क्स में डायरेक्ट एंट्रेंस में पूछा गया, 1-2 बार काफी एंट्रेंसों में, तो आपको ये पूछा जा सकता है। यहां से नई हेडिंग डालो, नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं।
बेसिक बेसिक 2-4 बातें फटाफट बताता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपको पता है कंडक्टर, अब ये कंडक्टर क्या होता है बेटा, कोई भी वो चीज जिसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में, आउटर मोस्ट शेल में क्या होता है बेटा, फ्री होते हैं। तो कोई भी वो चीज जिसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, उनके आउटर मोस्ट शेल में फ्री नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मैं उसे क्या बोलूंगा, वो मेरा कंडक्टर कहलाता है। क्यों बेटा, क्योंकि उसके पास टेंडेंसी होती है वो इलेक्ट्रिसिटी को या चार्ज को अपने पास, अपने अंदर से क्या होने दे, पास होने दे। तो कंडक्टर क्या होता है, जो इजीली इलेक्ट्रिसिटी को, या मैं कहूं इजीली पास होने दे, किसको, चार्ज को। तो एनीथिंग विच इज इजीली पास, किसका पास कराए बेटा, चार्ज का पास कराए, या उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्री हो। दूसरी भाषा में हम लोग ये भी कह सकते हैं कि कोई भी वो पर्टिकुलर चीज जिसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, फ्री होते हैं, वो मेरा क्या होता है, कंडक्टर होता है। इसी वजह से वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को इजीली पास कराता है। दूसरी चीज बात करता हूं मैं, ये बचपन में आपने पढ़ा होगा बहुत, इंसुलेटर। तो बेटा इसके पास अपनी आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा वो फ्री नहीं होते हैं, जिस वजह से ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी कहा जाता है, मतलब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती है। तीसरी चीज होती है सेमीकंडक्टर। तो बेटा सेमीकंडक्टर क्या होता है, कोई भी वो चीज जो पार्शली, मतलब हाफ इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने दे, हाफ इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो ना होने दे। बेटा पूरे डिटेल में पढ़ाऊंगा, आपका चैप्टर 13 आपका चैप्टर है सेमीकंडक्टर एंड डिवाइसेस, पूरा चैप्टर यही है, वहां पर डिटेल में आपको इसके बारे में बताऊंगा। तो सिंपल सी भाषा में जो पार्शली या हाफ इलेक्ट्रिसिटी को पास करे वो सेमीकंडक्टर, जो बिल्कुल भी इलेक्ट्रिसिटी या चार्ज का पास ना कर रहा है वो इंसुलेटर, और जो इजीली पास होने दे करंट को या इलेक्ट्रिसिटी को, चार्ज को, मेरा कंडक्टर होता है। तो अभी फिलहाल हम यहीं पे रोकते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे से पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे आपको मैं बताऊंगा। ऑल द बेस्ट बच्चों।